we're going to start with the next chapter. I am going to start with cell cycle and cell division. ठीक है, तो सेल साइकिल के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, बायोमॉलिक्यूल्स हम इससे नेक्स्ट करेंगे. तो अभी मैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन के साथ स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, तो सेल साइकिल या सेल डिविजन से बेसिकली क्या होता है? सेल साइकिल बेसिकली आप लोग साइक्लिक इवेंट्स कुछ ना कुछ कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, ये सब ऐसे कुछ इवेंट्स किया करते थे आप लोग उसमें 9th स्टैंडर्ड में. उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बना देते हैं कि हाँ इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, तो वो ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग साइक्लिंग बोल देते थे. सो सेल साइकिल भी एक सीक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, लेकिन हाँ चैप्टर का नाम आता है सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. यानी कि इसमें जो साइक्लिक इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं सेल के, वो सेल डिवीजन से रिलेटेड है. यानी सेल जब डिवाइड करता है ये उससे रिलेटेड है. ठीक है, चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. It's the same thing actually. This नाम है सेल साइकिल एंड डिवीजन. ठीक है, तो बेसिकली सेल साइकिल होता क्या है? ठीक है, अब कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं, ठीक है, इनको बेसिकली रिप्रोड्यूस करना है या साइज में ग्रो करना है. फॉर एग्जांपल हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो हम लोग ने दोनों तरह की सेल डिवीजन में हम दो कैटेगरीज करेंगे, माइटोसिस और मियोसिस. तो हमें दोनों तरह के सेल डिवीजन देखी जाती हैं. लेकिन जब हम छोटे बच्चे होते हैं उससे हम इतने बड़े हो जाते हैं तो वो मेन जो सेल डिवीजन चलती है वो माइटोसिस होती है. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको शुरू करने से पहले ये चीज बता दूं. ठीक है, जैसे पहले भी काफी चैप्टर्स में वैसे मैंने ये चीज बताई है आप लोगों को कि एक डिप्लॉयड सेल से ही जब डिप्लॉयड सेल बनना होता है तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगी ये होती है माइटोसिस. ये होती है माइटोसिस. ठीक है, और अगर इसी डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनना होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस. तो इसे हम क्या कह देते हैं? इसे हम कहते हैं मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन. ठीक है, माइटोसिस क्योंकि कंटेंट डीएनए का सेम रहता है, इसीलिए माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. मियोसिस में क्योंकि कंटेंट हाफ हो जाता है तो इसलिए इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि ये रिड्यूस कर देता है डीएनए कंटेंट. अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लगा लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक अमीबा ने 1 से 2 में डिवाइड होना होता है, तो वहां पे भी हम लोग क्या देखेंगे? एक सेल जो 2 में डिवाइड कर रहा है तो वहां पे भी सेल डिवीजन हो रही है. और अगर ह्यूमंस की बात करो या बड़े ऑर्गेनिजम्स की, तो मेल और फीमेल दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं. ठीक है, इनमें होगी मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन होगी, तो इनसे हैप्लॉयड गैमेट्स बन जाएंगे. फिर ये हैप्लॉयड गैमेट्स की फ्यूजन होने के बाद ये जाइगोट बनेगा. तो हम लोगों में हायर ऑर्गेनिजम्स में भी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम लोग अपनी जिंदगी शुरू करते हैं इस एक सेल से, विच इज नोन एज जाइगोट. तो जाइगोट एक ऐसा सेल है जिससे हम सभी अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल विच इज जाइगोट. ठीक है, ये इमेजिन करना मुश्किल है कि अगर हम बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल एलिफेंट साइज ऑर्गेनिजम्स की बात करें या हम ह्यूमंस की बात करें, तो सभी ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल जाइगोट से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ये जो भी इवेंट्स इसमें होते हैं, बेशक माइटोसिस से यहाँ तक जाने वाला, ठीक है, और या
make it up a complete cell cycle. Fine. So अभी हम लोग सेल साइकिल को डिफाइन करने तक चले जाते हैं. इसको मैं रब कर देती हूँ. ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत कुछ जस्ट फॉर नॉलेज, क्योंकि ये इंट्रो है, इसी के बेस पे सारा चैप्टर है बेसिकली. ठीक है, इसी चीज को ये क्रक्स है सारे चैप्टर का जो मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया जिससे. तो आप नोट करना चाहें तो इससे कर सकते हैं. मैं कुछ टाइम आपको 2 मिनट के अराउंड दे देती हूँ. अगर आपको कम लगे तो आप पॉज करके नोट करें. That is the normal way of writing a definition. Why I split the definition? So that जब भी हमको एक बार क्या होता है कि पूरा सेंटेंस लिखा हुआ हमारे सामने, हम उसको वैसे का वैसे लर्न करने बैठ जाते हैं, लेकिन हम उसका कोई ना कोई क्रूशियल पार्ट छोड़ देते हैं. फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे ये डेफिनेशन तो 1 नंबर की थी, 2 नंबर की थी, लेकिन हमें वो भी पूरे क्यों नहीं मिले? जस्ट बिकॉज हम लोग उसका कोई ना कोई क्रूशियल पार्ट छोड़ देते हैं. तो इसलिए मैं ज्यादातर डेफिनेशन आपको स्प्लिट करके करवाती हूँ. ठीक है, उनकी पॉइंट्स हाईलाइट करके करवाती हूँ ताकि उसमें से कुछ भी आप मिस ना करें. So whenever you are going to talk about cell cycle, so you have to mention ये सबसे पहले क्या है? This is the sequence of events. Sequence of events है जिसमें क्या कुछ हो रहा है. Sequence यानी एक के बाद एक इवेंट होता है सेल साइकिल, जिसमें जिन इवेंट्स में सेल सबसे पहले अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है. जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल. इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए. ठीक है, तो डीएनए को डुप्लीकेट करता
डुप्लीकेट कर देता है, ठीक है, डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को। उसके बाद बेटा सेल चैप्टर हम लोगों ने अभी फिनिश किया है, तो आपको ध्यान में होगा सेल में न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अलावा भी काफी कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल दैट। मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट डिवाइड नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जिसमें मैंने बताया था उनमें अपना डीएनए होता है, बट जो भी ऑर्गेनेलीज इसमें होते हैं, जो बाकी सारे ऑर्गेनेलीज इसमें होते हैं, तो उनको भी ये डबल करेगा, ठीक है, या रेडी कर लेगा कि हाँ किस तरीके से इसको दोनों सेल्स में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अपना जीनोम डबल करेगा, बाकी ऑर्गेनेलीज जितने भी और चाहिए सेल डिवीजन से पहले उनको सिंथेसाइज कर लेगा, ठीक है, या बाकी कंपोनेंट्स जो भी न्यूट्रिशन वगैरह जो भी कंपोनेंट इसको चाहिए दोनों सेल्स में डिवाइड करने के लिए, तो वो कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले अपना जीनोम जेनेटिक मटेरियल में डिवाइड करेगा, सबसे पहले इसको डबल करेगा, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगा, अपना बाकी चीजें जो भी चाहिए इसको दोनों सेल्स में भेजने के लिए उन सबको सिंथेसाइज करेगा, एंड फाइनली सारा सामान साजो सामान अपना तैयार करने के बाद फिर ये उस सामान का बंटवारा कर देगा और दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको सामान बनाना पड़ेगा, फिर ये उस सामान को अपने दो डॉटर सेल्स में बांटेगा। तो ये सारा इवेंट्स, जिन इवेंट्स में ये सारा काम होता है, दैट इज व्हाट इज अ सेल साइकिल। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर, ठीक है। तो दैट इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। तो मैंने इस तरीके से लिखा है 3 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करके, लेकिन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिखना भी जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डेफिनेशन लिखा है ताकि आपको कभी भी कुछ भी मिस ना करो आप इस डेफिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द चैप्टर ऑफ कोर्स, सो राइट डाउन द डेफिनेशन। बाकी कंटेंट्स का बनना, आरएनए का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस एंड काफी इवेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डीएनए सिंथेसिस या जेनेटिक या जीनोम की डुप्लीकेशन दैट इज जस्ट अ स्मॉल इवेंट, ये सिर्फ एक इवेंट है, ठीक है। नहीं तो अभी तक जूनियर क्लासेस से जो आप करता है सबसे पहले न्यूक्लियस को हाईलाइट करते हो सिर्फ, बट दिस इज जस्ट एन इवेंट एंड इसके अलावा इट हैज मेनी इवेंट्स इन दैट। सो फेजेस ऑफ सेल साइकिल हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या फेजेस आते हैं और इसमें क्या क्या चीज होती है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रैप दिस। इफ यू हैव स्टिल नॉट नोटेड इट, प्लीज पॉज इट एंड नोट, फाइन। सो आई एम गोइंग टू रैप दिस नाउ।
टाइम लगेगा एक सेल को 2 में डिवाइड करने में, इसमें काफी वेरिएशंस होती हैं, बट नॉर्मली ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन सेल को लगती है अबाउट 24 आवर्स। यीस्ट जैसे हम बड़े होते हैं ना, उस प्रोसीजर में जब हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं तो नियरली एक सेल को 24 घंटे लगते हैं डुप्लीकेट करने में। और अगर हम यीस्ट की बात करें, यीस्ट अगर आपको याद होगा यूनिसेलुलर फंगाई हमने किया था, ठीक है, किंगडम फंगाई में, तो फंगाई को लगते हैं नियरली 90 मिनट्स। और बेटा कुछ बैक्टीरिया वैसे ज्यादातर को, बट हम लोग मेनली इकोलाई ले लेते हैं, ठीक है, बट ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया को ही नियरली 20 मिनट लगते हैं सिर्फ। इसको आपकी चॉइस है, इसको जरा ऐसे नोट करना, बिकॉज़ इनमें डिवीजन थोड़ी अलग तरह की होती है, जस्ट नोट दिस। सेल साइकिल तो इस तरीके से वेरिएशन तो होती है, लेकिन सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। तो फेजेस की बात करें तो 2 बेसिक फेजेस में इसको हम डिवाइड करते हैं। कभी जरूरत पड़ती है सो इट विल डिवाइड, सो देन इसमें भी एनालिसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो अंटिल जो नॉन डिवाइडिंग सेल है दैट इज एन इंटरफेस यू कैन से, एंड व्हेनेवर द सेल इज अटेम्प्टिंग टू डिवाइड दैट टाइम इज नोन एज एम फेज। बट एक्चुअली जब हम देखो ग्रोथ हो रही है हमारी, हम छोटे बच्चे हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, लगातार काफी ज्यादा ग्रोथ होने की जरूरत पड़ेगी। माइटोसिस में भी अगर बात करें तो काफी ज्यादा ग्रोथ होने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ टाइम पे हमें ऐसे लगेगा कि सेल रेस्ट पे है, कुछ टाइम पे हमें ऐसे लगेगा कि सेल इज एट रेस्ट एंड इट इज नॉट डिवाइडिंग। एट दैट टाइम एक्चुअली द सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड, दैट इज एक्चुअली इंटरफेस। व्हेन द सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड बट नॉट डिवाइडिंग, उस टाइम पे मेजर एक्टिविटीज एक्चुअली सेल डिवीजन की तैयारी उसी टाइम पे हो रही होती है, इंटरफेस के टाइम पे। बट इट सीम्स एज इफ इट इज डूइंग नथिंग फॉर डिवीजन, बट अगर हम प्रॉपर इवेंट्स देखेंगे तो मेन इवेंट्स ही इसमें हो रहे होते हैं। इसकी तैयारी जैसे कि डीएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, आरएनए का बनना, ऑल दैट इज हैपनिंग इन द इंटरफेस। एंड फेज इज द फेज वेयर एक्चुअल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस। फाइन, सो ये दो फेजेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। Fine. So just note down the contents on the board.
cell division takes place, where actual cell division takes place, but interphase is the phase between two M phases. अगर हम M phase की बात करें, जैसे टोटल सेल साइकिल का, जैसे मैंने बता दिया ह्यूमन सेल को 24 घंटे लगते हैं, तो एक्चुअली अगर सेल डिवीजन प्रॉपर यानी M phase की बात करें तो M phase उसमें सिर्फ 1 घंटे का होता है। इंटरफेस लेता है नियरली 23 घंटे, यानी कि तैयारी करता है वो सेल डिवीजन की इतने टाइम में, और जस्ट 1 घंटा लगता है उसको सेल डिवीजन प्रॉपर यानी कि एम फेज में। In case of human cell, रेशो ऐसे रहता है, जैसे 90 मिनट्स है तो उसमें भी रेशो ऐसे रहेगा। सो आउट ऑफ द टोटल 24 आवर्स सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर अबाउट एन आवर। तो बाकियों में भी जैसे रेशो ऑलमोस्ट ऐसे रहेगा, जैसे 24 में से 1 घंटा ये ले रहा है, यानी कि नियरली 5% से भी कम टाइम सेल डिवीजन प्रॉपर में लगता है, बाकी इंटरफेस का ही होता है। सो बाकियों में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, बाकी सारे एंड इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द टोटल टाइम consumed during cell division. उसमें interface lasts for more than 95% of the total time, the total duration of the cell cycle. M phase की बात करें तो M phase starts with karyokinesis. What is karyokinesis? Karyon मतलब न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है। karyokinesis यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। तो न्यूक्लियर डिवीजन में बेसिकली क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स ही होते हैं, तो इसमें बेसिकली डिवीजन ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो एम स्टार्ट्स विद karyokinesis एंड ends with cytokinesis. साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन, या कह लो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म और उसके बाकी कंटेंट्स पे डिवाइड कर जाता है। तो पहले होती है karyokinesis और फिर होती है साइटोकिनेसिस। इवन की जूनियर क्लासेस से आप कभी भी कोई भी सेल डिवाइड करता हुआ दिखाते हो तो आप पहले ये दिखाते हो कि पहले न्यूक्लियस डबल हो गया, ठीक है, फिर न्यूक्लियस 2 में डिवाइड कर दिया, एंड आफ्टर दैट द सेल इज डिवाइडेड। सो दिस इज व्हाट वी ऑलवेज शो, राइट? सो सेम थिंग वी आर describing here in words that
रिमेंबर अमीबा नहीं तो कुछ भी सेल ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है, कुछ राउंडिश सेल ड्रॉ कर दो। इफ यू अगर आपको ये चीज भूलती है कि कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के बारे में, जस्ट रिमेंबर caryo word comes from karyon which means nucleus, and kinesis word is division. Cyto means cytoplasmic unit, that's it, it's written. Just karyon means nucleus.
डुप्लीकेशन एंड इवन अदर कंटेंट्स डुप्लीकेशन, आरएनए सिंथेसिस वगैरह ये सब मैं आपको बताऊंगी। इसको हम लोग इंटरफेस को 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, 3 डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। इतना देखने में ऐसा लगता है कि डूइंग नथिंग, बट एक्चुअली इट इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। So both these events happen in orderly manner, यानी कि ऑर्डर फॉर्म में एक के बाद एक होते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि दोनों चीजें एक साथ होनी शुरू हो गई, ठीक है। एंड इंटरफेस इज further divided into 3 subphases. G1 phase, actually G1 phase बता देते हैं, S phase, G2 phase। G actually stands for gap। ऐसे लगता है कि यहाँ पे गैप है, लेकिन होता नहीं है। चलो कुछ ना कुछ हो भी होती है इसमें भी एक्टिविटी। गैप 1 phase। S phase is synthesis phase। G2 phase is nothing but gap 2 phase। तो ये 3 phases यहाँ पे होते हैं। Synthesis phase is known as synthesis phase because this is the phase जिसमें डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। तो इंटरफेज में ये होता है। अब इन 3 इवेंट्स में भी, इन तीनों में भी आगे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज में, ठीक है। जस्ट इसको नोट डाउन करो, आपको 5 मिनट्स लेते हैं, जितना नोट किया उसको रीड करो और ये भी नोट डाउन करो।
G1, S और G2 फेज में क्या कुछ होता है, ये सब हम लोग करते हैं, वी डिस्कस। ये एक्चुअली इन फेजेस के अलावा भी एक फेज आएगा G0 फेज। इन तीनों फेजेस में क्या कुछ होता है, दैट इज एक्जैक्टली रिटन इन योर मॉड्यूल्स, तो हम उसी से रिवाइज करते हैं। G0 फेज में जो आपके मॉड्यूल में लिखा है उसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो उसको ये मत सोचना कि ये मॉड्यूल से है तो हमें ये सब लिखने की क्या जरूरत है, प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि नहीं तो वो G0 वाले में जो मॉडिफिकेशंस मैंने आपको करवानी है वो नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे सारा कुछ एक साथ आपकी जब नोटबुक पे होगा तब पढ़ना आसान होगा, ठीक है। एक चीज ऐसे भी 3 किताबें लेके नहीं बैठोगे आप, एक कॉपी बुक और वो, ठीक है, एक चैप्टर के लिए। तो इट इज रिकमेंडेड कि ये लिखने के बाद जो मॉड्यूल के पोर्शन से थोड़ा चार्ट जो मैं करवा रही हूँ आपको, वो चार्ट भी आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करें, ठीक है। So this table you have on page number 2 of the module, ठीक है। पेज नंबर 2 मॉड्यूल का जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, उसमें आपको ये टेबल मिलेगा। इसमें G1, S और G2 फेज में जो कुछ लिखा है एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। G1 या गैप 1 फेज में आप देखोगे इट इज द फेज बिटवीन माइटोसिस यानी M फेज, ठीक है। फेज बिटवीन M फेज यानी मेनली माइटोसिस यानी M फेज एंड बिगिनिंग ऑफ DNA रेप्लिकेशन, तो जहां पे माइटोसिस है उसके साथ में ब्रैकेट में लिख लेना ये। सो फेज बिटवीन M फेज एंड बिगिनिंग ऑफ DNA रेप्लिकेशन यानी S फेज। बिगिनिंग ऑफ DNA रेप्लिकेशन इज व्हाट, S फेज। तो M फेज और S फेज के बीच का ये फेज है। इसमें 3 टाइप के RNA सिंथेसाइज होते हैं, 3 टाइप के RNA सिंथेसाइज होते हैं। कौन से 3 टाइप के RNA? 3 तरह के RNA होते हैं, RMT, rRNA, mRNA एंड tRNA। तो ये तीनों तरह के RNAs सिंथेसाइज होते हैं। कुछ एंजाइम्स, ऑब्वियसली सेल्स में कुछ एंजाइम्स होंगे तो एंजाइम सिंथेसाइज होंगे जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं। सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन हिस्सा है, बाकी मेम्ब्रेन्स का भी हिस्सा है, तो प्रोटीन्स भी चाहिए होंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? जैसे डीएनए बनना ना आगे, तो डीएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के डीएनए बनाएंगे और वैसे ही काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के आरएनए बनाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स मोनो यूनिट है एक तरीके से, जैसे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं वैसे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, बेशक वो डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है। सो इस फेज में 3 तरह के आरएनए, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, 1 2 3 4, आप चाहें तो एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, वैसे आपको बेहतर याद होगा। न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज एटसेट्रा, ये सब यहाँ पे बनता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आरएनए कौन से इवेंट में बनते हैं, एंजाइम्स कौन से इवेंट में बनते हैं, तो आपको वो याद रखना है कि G1 में। फिर सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। हम इसको ऑल्दो गैप 1 फेज कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि सेल इसमें इनएक्टिव है। सेल एक्टिव होगा, मेटाबॉलिक, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहेंगी। द लिविंग वर्ल्ड में मैंने आपको बताया था ना मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, वो रिएक्शंस जो हमें जिंदा रखते हैं। तो क्योंकि सेल इस टाइम पे जिंदा है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है और उसमें वो सारे रिएक्शंस चलते रहेंगे। और इसमें ग्रो भी कंटिन्यूसली, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूसली थोड़ा बहुत ग्रो भी करता रहता है और अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म करता रहता है, बट डीएनए को रेप्लिकेशन नहीं करता, याद रखना है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। और ज्यादातर ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन, ठीक है, जैसे मैंने बताया सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे बनते हैं, तो ज्यादातर सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे बनते हैं। मोस्टली ऑर्गन डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है। फिर क्रोमोसोम, यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमेटिन का बनता है वो मैंने आपको बता दिया था, क्रोमेटिन मटेरियल, लेकिन यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिन के धागे जैसा अपीयर हो रहा होता है, इसलिए इसे मोनाड, मोनो मतलब 1, मोनो का मतलब होता है 1, सो मोनाड इन नेचर इसको बोल देते हैं क्योंकि सिंगल धागा है। और इसी इन G1 फेज सेल कैन कंटिन्यू सेल साइकिल एंड एंटर S फेज, तो इससे फिर वो इसमें एंटर कर जाता है, या तो वो S फेज में एंटर कर जाएगा या सेल साइकिल से निकलकर G0 फेज में आ जाएगा। G0 के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, G0 का मैं थोड़ा ऐड करवाऊंगी आपको कुछ, ठीक है। सो या तो सेल S फेज में एंटर कर जाएगा
या सेल साइकिल से निकल के G0 में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना, यही चीज मैंने जो यहाँ पे ऐड करानी थी वो यही है कि सेल कैन एग्जिट G1 साइकिल टू एंटर G0 फेज। ठीक है, तो ये चलो मैं बाद में बताती हूँ। अभी या तो ये G0 में आ जाएगा या S फेज में आ जाएगा। G1 फेज से दो तरफ रास्ते जाते हैं, एक S फेज की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है G0 फेज की तरफ। G0 में डिवीजन बंद हो जाती है, S फेज में कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो ये हो गया G1 फेज। फिर S फेज। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, तो डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस इसमें होती है न्यूक्लियस में, इसकी इस स्टेज पे। ठीक है, तो मोनाड अभी क्योंकि डुप्लीकेशन हो रही है, रेप्लिकेशन यानी उसकी कॉपी बन रही है, तो एक था तो दो बन जाएंगे। तो वो मोनाड से पहले वो क्या था, मोनाड था। यहाँ पे हमने किया कि डीएनए सिंगल क्रोमेटिन थ्रेड, तो मोनाड इन नेचर, सो मोनाड से वो डायाड बन जाएगा। ठीक है, अब डीएनए कंटेंट डबल हो गया, डबल कंटेंट भी डबल हो गया। ठीक है, कंटेंट अगर पहले 2C था, 2C यानी वेट वगैरह में मेजर कर रहे हैं, अगर पहले 2C था तो अब 4C हो गया है। ठीक है, एस फेज के टाइम पे। और क्रोमोसोम नंबर जो है, देखो कंटेंट डबल हो गया है लेकिन क्रोमोसोम नंबर अभी सेम है, ये याद रखना। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, क्योंकि वही जो धागा है वही डुप्लीकेट हुआ है अभी। ठीक है, नंबर सेम ही है अभी। सो क्रोमोसोम नंबर अभी सेम है, जस्ट उसकी डुप्लीकेशन हुई है, डबल वही हुआ है। ठीक है, दो नहीं बने हैं, वो आपस में डिवाइड नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, सो क्रोमोसोम नंबर अभी सेम है, जस्ट कंटेंट अगर 2C था तो 4C हो गया है, लेकिन अगर पहले डिप्लॉयड था तो टेट्राप्लॉयड नहीं बना है। 2N था तो बाद में भी 2N ही है, एस फेज खत्म होने के बाद भी। ठीक है, जस्ट कंटेंट डबल हुआ है। फिर सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो मैंने सेल चैप्टर में आपको बताया था कि ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो क्योंकि डीएनए का जो लेंथ होता है वो 2.2 मीटर्स तक होता है, और ये इतना बड़ा डीएनए छोटे से माइक्रोस्कोपिक सेल में कैसे आएगा, तो उसको फिट करने के लिए ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मदद करते हैं, इनके अराउंड वो रैप हो जाता है। सो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी यहाँ पे होती है। कैनेटोकोर के बारे में चैप्टर में बताया था मैंने आपको, तो कैनेटोकोर सब यूनिट्स इसमें असेंबल हो जाते हैं, जो कैनेटोकोर्स यानी क्रोमोसोम्स के आसपास चिपक जाते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने कैनेटोकोर्स का बताया आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। सेंट्रियोल भी अपने आप को डबल इसी फेज में करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रियोल्स भी यहीं डबल होते हैं, सेंट्रियोल्स और डीएनए दोनों यहीं डबल होते हैं, लेकिन डीएनए का कंटेंट डबल होता है, नंबर नहीं। ठीक है, डिप्लॉयड 2N से 4N नहीं बना, 2N से 2N ही रहा है अभी तक। फिर ये हो गया एस फेज। फिर G2 फेज। G2 फेज इज पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, इसमें साइटोप्लाज्म ग्रो करता है। अभी लिखने की जरूरत नहीं, मैं टाइम दूंगी। ठीक है, जो फेज पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, यानी साइटोप्लाज्म इसमें काफी ग्रो कर जाता है। प्रोटीन्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन इसमें सिंथेसाइज होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हमें एक तरह के ट्यूब्यूल्स तैयार करेंगे हम लोग, आगे तैयार होगा मतलब हम नहीं करेंगे, नेचर तैयार करती है, तो उस वो बनती है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन भी यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, जो माइटोसिस में मदद करेगा। ठीक है, सेल साइज, न्यूक्लियस और एनर्जी स्टोर इस फेज में बढ़ जाता है, G2 फेज में। ठीक है, तो पहले आप ये तीनों फेजेस को अच्छे से नोट करो। G0 अभी मत करना, ठीक है, उसमें थोड़ा चेंजेस करा के मैं आपको कराती हूँ। ये तीनों फेजेस के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ, जस्ट इनको अच्छे से नोट डाउन करो।
Okay, so I hope you have noted. So now I'm going to start with a G0 phase. ठीक है, G0 में मैं क्या ऐड करवाना चाहती हूँ आपको, बाकी सारा ये ठीक है, बट सेल्स, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लें आप, सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड एनी फर्दर exit G1 phase and enter G0 phase. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये G1 से, क्योंकि G1 में भी हमने दो रूट्स किए कि या तो वो G0 में एंटर कर जाएगा या S में. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पिछले फेज पे रेफर कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको मॉड्यूल से करा रही हूँ. सो सेल्स डू नॉट डिवाइड एनी फर्दर, तो G0 में सेल्स दोबारा और डिवाइड नहीं करते हैं, और ऐसे सेल्स G1 फेज से निकल करके G1 फेज के अपने सारे इवेंट्स पूरे करते हैं और उसके बाद G0 में एंटर कर जाते हैं. ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, डिवाइड नहीं करते जब तक जरूरत नहीं पड़ती. अगर जरूरत पड़ी तो बॉडी इनको स्टिमुलस देगी और फिर ये रिक्वायर्ड डिवीजन कर भी सकते हैं. ठीक है, लेकिन फिलहाल तक ये साइलेंट रहते हैं, क्विसेंट फेज यानी साइलेंट फेज में रहते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स, सम सेल्स इन एडल्ट डोंट अपीयर टू शो डिवीजन, जैसे हार्ट सेल्स. ऑब्वियसली हार्ट सेल्स दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते. काफी अदर सेल्स, मैनी अदर सेल्स कभी कभी ओकेजनली डिवाइड करते हैं. तो जिस टाइम पे वो नहीं डिवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे वो क्या है, G0 फेज में. जब बॉडी स्टिमुलस देगी तब वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे. न्यूरॉन्स हमेशा G0 फेज में रहते हैं. कहते हैं ना, सर पे चोट लग जाए तो बंदा ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूरॉन्स बेसिकली नर्व सेल्स हमारे खत्म हो जाएं तो वो कभी दोबारा डिवाइड करते ही नहीं है. वो हमेशा एक बार डिवाइड कर गए बर्थ से पहले, तो अब उसके बाद ये हमेशा G0 फेज में ही रहेंगे. दे कैन नॉट बी इवन स्टिमुलेटेड टू डिवाइड. इनको स्टिमुलेट करके भी डिवाइड नहीं करा सकते. ये लाइन मैं यहाँ पे ऐड कराना चाहती थी. अब इस लाइन एड करना अभी जरा, ये नोट करने से भी पहले, लेकिन इस लाइन के अलावा भी मैं आपको ये चीज बता दूं, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि G1 फेज से निकलकर G0 में एंटर करता है. कुछ लोग इसको अलग कंसेप्ट में मानते हैं. एमसीक्यूज में ये दो तरीके से, क्योंकि ये लाइन एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ पे नहीं थी तो मैं ऐड कराना चाह रही थी. एक, ये कौन से फेज से निकलता है G0 फेज में आने के लिए, G1 फेज से. और कुछ लोगों का मानना है कि ये, कुछ लोग G0 को कंसिडर ही नहीं करते, इसको अरेस्टेड एट G1 मानते हैं, कि जो सेल्स G0 फेज में होते हैं कुछ लोग उनको G1 फेज पे अरेस्टेड मानते हैं, किसके आगे फेज आया नहीं, ये G1 पे अरेस्ट हो गए. तो एमसीक्यू आपको किसी भी तरीके से आ सकता है. अगर ऑप्शन में G0 फेज है तो आप G0 लगाएंगे. अब अगर वो सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है गेट्स अरेस्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, अगर G0 नहीं है ऑप्शन में तो आप कौन सा लगाएंगे, G1 फेज. ये चीज जरा आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट G0 फेज. जस्ट ऐसे ही नोट कर लो इसको. ये लाइन पहले ऐड कर लेना, ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिख लेना कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये लिखना नहीं है आपको, जस्ट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको मतलब G0 का ऑप्शन ना हो तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे कि ऐसा मेटाबॉलिक एक्टिव सेल जो प्रोलिफरेट नहीं कर रहा. अगर G0 ना हुआ ऑप्शन में तो G1 लगाएंगे. बस ये चीज के लिए जरा यहाँ पे नोट कर लेना. ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो. मैं बेटा पॉज करके नोट कर लो प्लीज. यहाँ पे मैं 5 सेकंड रुकूंगी बस. ठीक है, ओके. तो हमने इन तीनों फेजेस की इवेंट्स की स्टडी कर लिए हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको और बता दूं इसके बारे में. ये इवेंट्स आपको ऐसे याद करने हैं ना, आपकी टेक्स्ट बुक में इनके इवेंट्स डिटेल में नहीं है, जो हमारे मॉड्यूल में है मैंने आपको करा दिया. उसमें जो चीजें मैंने ऐड कराई हैं वैसे आप अपनी नोटबुक्स में ऐड ऑन करते रहें.
डिप्लॉयड सेल्स। तो प्लांट्स में हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों सेल्स में हो सकती है माइटोसिस, और एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है। ठीक है, तो प्लांट्स में, प्लांट किंगडम में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें भी जाके देखना, और वहां पे जो हमने लाइफ साइकिल्स देखे थे उनमें जाके देखना कहाँ पे हैप्लॉयड में होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों सेल डिवीजन शो कर सकते हैं, एंड एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में ही माइटोसिस होती है। सो ये हमने आज इंटरफेस प्रॉपर फिनिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एमफिल्स। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो टेबल जो हमने मॉड्यूल से किया है। ठीक है, दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक इवेंट आपकी नोटबुक पे होना चाहिए, उसमें G1 फेज का, 0 फेज का, एक एक इवेंट आपके नोटबुक पे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, स्टडी